ओके, सो टुडेज टॉपिक इज इन्फ्लेशन, महंगाई। इन्फ्लेशन के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। महंगाई एक्चुअली जो इन्फ्लेशन है हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए हार्मफुल है, वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ साथ टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक और टॉपिक आप देख सकते हो, बिजनेस साइकिल। नॉर्मली जो एक बिजनेस होता है, कभी बिजनेस बहुत ही ज़्यादा बूम करते हैं, कभी वो रिसेशन में होता है, कभी वो डिप्रेशन में होता है। अब एग्जांपल के लिए, अब सपोज मैं बात कर रहा हूँ, एक ग्राफ ले रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बिजनेस बहुत ही ज़्यादा तरक्की कर रहा है, ग्राफ ऐसे बनेगा। लेकिन अगर वो डाउनफॉल, बिजनेस का डाउनफॉल होगा, नीचे जाएगा, डाउनफॉल होगा, नीचे जाएगा। ये एक तरह का साइकिल चलता है। आप सबसे जो टॉप, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, द टॉप पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ग्राफ, दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल पॉइंट, एंड दिस इज कॉल्ड द बूम ऑफ द बिजनेस साइकिल। इसको हम बोलते हैं बूम। अगर ये डाउनफॉल हो रहा है तो ये पीरियड को हम बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलते हैं? रिसेशन। रिसेशन पीरियड है ये, बिजनेस डाउनफॉल हो रहा है। सबसे जो बॉटम पॉइंट पे आप देख रहे हो, इसे ही बोलते हैं हम डिप्रेशन। तो हम आगे देखेंगे इसके बारे में। तो यही है बिजनेस साइकिल, जो हम इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट वी शुड नो अबाउट द इन्फ्लेशन। व्हाट इज इन्फ्लेशन? द राइज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जनरल लेवल। जो नॉर्मल जो प्राइस है, अगर सडनली गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है उसमें राइज होता है, उसमें अगर बढ़ोतरी होता है, इंक्रीमेंट होता है, सो दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन ओनली। अब सपोज 1 ईयर अगो, 1 साल पहले, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर मान लो कि कितना था, 200 रुपीज था। बट इन दिस ईयर द प्राइस बिकम्स 210 रुपीज। इट मीन्स वॉट, इसमें 10 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ। तो 10 रुपीज का जो इंक्रीमेंट है, दिस इज वॉट, अ काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। ये क्या है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन मीन्स वॉट, द राइज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज कॉल्ड द इन्फ्लेशन। आई होप ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई गुड्स या सर्विसेज है जिसके प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है ड्यू टू मेनी फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, तो सच काइंड ऑफ द इंक्रीमेंट इन द गुड्स एंड प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन नॉर्मली कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेसिस पे इन्फ्लेशन 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन था? फर्स्ट, दैट इज कॉल्ड creeping inflation. Second, this is called walking inflation. And third, this is called galloping inflation. And the fourth one, this is called hyperinflation. So on the basis of speed, inflation can be categorized into 4 parts. First one, that is called creeping. Creeping in the sense, this is also called crawling inflation. इसको हम crawling inflation भी बोल सकते हैं। Crawling inflation, this is somewhat called trotting inflation. Walking, this inflation is also called, जो walking है, this is inflation को हम जो है दूसरा नाम भी दे सकते हैं, this is also called running inflation. एंड गैलोपिंग, दिस इन्फ्लेशन को हम एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं जंपिंग इन्फ्लेशन। जंपिंग इन्फ्लेशन, ओके। तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि परसेंटेज की बेसिस पे, अगर मान लो 0% से लेकर 3% तक का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में जो उसका प्राइस है, उस प्राइस पे अगर 0% से 3% तक का इंक्रीमेंट हो रहा है, सच काइंड ऑफ द इंक्रीमेंट इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कम्स अंडर द क्रीपिंग और क्रॉलिंग इन्फ्लेशन, एंड इट इज द गुड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। ये किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए अच्छी बात है, ये खराब नहीं है। मैं लास्ट टाइम बताया था कि क्यों अच्छी बात है। सो दिस इज द गुड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के इकोनॉमिक हेल्थ के लिए
इस तरह का इन्फ्लेशन जो है वो बेनिफिशियल है, वो अच्छी बात है। अगर हम बात करते हैं वॉकिंग एंड रनिंग इन्फ्लेशन, इट कम्स टू 10%। अब इसके बीच में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, सो दिस इज एवरेज, ओके ओके, अच्छी भी है और बुरी भी है, मतलब इससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती है, इट्स ओके, मैनेजेबल है, मैनेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर इंक्रीमेंट 10% टू 100% के बीच में हो रहा है, नॉर्मली 20% तक बोलते हैं, कभी कभी कुछ बुक में 20% भी दिया है, कोई बात नहीं, above 10% to 100%, so such kind of the inflation is called galloping inflation or jumping inflation, and this is not good, ये क्या है, bad है, this is the bad for the economic health of the country। अगर हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन, अगर इंक्रीमेंट मोर देन 100%, इवन टू मिलियंस टाइम भी हो सकता है, मिलियंस टाइम्स भी हो सकता है, तो दिस इज द वर्स्ट, दिस इज द वर्स्ट फॉर द कंट्री। ये किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी देश के लिए वर्स्ट है, सबसे बदतर स्थिति है। आपने पढ़ा होगा द ग्रेट डिप्रेशन 1929। ओके, यूरोप में ग्रेट डिप्रेशन जर्मनी में शुरू हुआ था 1929 में, जहाँ पे आपको पता है कि एक सिंगल ब्रेड को खरीदने के लिए उनको पूरे प्रॉपर्टी, सारे प्रॉपर्टी बेचना पड़ता था। जी हाँ, टू बाय अ सिंगल पीस ऑफ ब्रेड दे हैड टू सेल ऑल देयर प्रॉपर्टीज, वो सारे प्रॉपर्टीज को बेचना पड़ता था, और ये जो है वो बहुत ही घातक होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेडेबल है। तो ये देख सकते हो आप कि हमने देखा कि स्पीड के बेसिस पे देर आर 4 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन: क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन इज वेरी डेंजरस, बहुत ही डेंजरस है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके डन। जब मैं बोलूँ स्क्रीनशॉट ले लेने के लिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके ओके नेहा, गुड, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो इन्फ्लेशन इज अ कंसिस्टेंट एंड एप्रिसिएबल राइज इन द जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज। नॉर्मली आप जानते हो कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्राइस लेवल। तो एक्चुअली प्राइस किसका होता है? प्रोडक्ट का होता है। किसका होता है? ऑफकोर्स, तो प्राइस इज ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का होता है। अच्छा, प्रोडक्ट आप जानते हो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट होता है। वन इज दी व्हाट? टेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल प्रोडक्ट्स मीन्स व्हाट? द प्रोडक्ट कैन बी टच्ड, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं। ओके, सो सच काइंड ऑफ दी प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड गुड्स, इसी को बोलते हैं हम गुड्स। सेकेंड, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। Intangible product, this is called services. Here आपने A1 करियर एकेडमी में एडमिशन लिए, क्यों लिए है? सर्विसेज के लिए। you don't get any kind of the goods which can be touched. Instead you are getting services from the institute. आप यहाँ से सर्विसेज ले रहे हो, किसका? टीचिंग का। जो यहाँ पे पढ़ाते हैं टीचर्स, जो भी कोर्स है वो कोर्स को इनटेंजिबल है, इनविजिबल है, जिसको हम देख नहीं सकते। ओके, तो जो इनटेंजिबल है मीन्स इनविजिबल है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। जिसको हम टच कर सकते हैं उसे हम गुड्स बोलेंगे। तो टेंजिबल प्रोडक्ट, दैट इज गुड्स। ओके, इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स और इनविजिबल प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड सर्विसेज। तो अगर सर्विसेज और गुड्स का जो जनरल प्राइस है उसमें राइज होगा, उसमें बढ़ोतरी होगा, इंक्रीमेंट होगा, सो दैट इज द वर्ड इन्फ्लेशन। So in other word, inflation is the rate at which the general level of price for goods and services is rising and consequently the purchasing power of currency is falling.
इट मीन्स व्हाट कि जो हमारा जो मनी वैल्यू है या जो करेंसी हम यूज करते हैं उसका जो फेस वैल्यू है वो फेस वैल्यू कम होता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है ना। आप सोचो कि जो प्रोडक्ट हमें 10 रुपीज़ में मिल रहा था, अब वो प्रोडक्ट अगर हमें 20 रुपीज़ में मिल रहा है, इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास जो करेंसी है उसका वैल्यू डिप्रिसिएट हुआ है, उसका वैल्यू कम हुआ है। ओके, सो दिस इज दी व्हाट इन्फ्लेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इंडाइसेस। अच्छा, ये जो इन्फ्लेशन होता है उसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम बात करेंगे देयर आर टू टूल्स और टू इंस्ट्रूमेंट्स थ्रू विच द इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड। एक है WPI। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। एंड सेकेंड है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी, कोई भी फैक्ट्री प्रोड्यूस करता है, बनाता है, तो उसका एक कॉस्ट फैक्टर होता है। तो कॉस्ट फैक्टर, अब मान लो कि ये पेन को अगर हम कंपनी लेवल पर देखेंगे तो कंपनी जो है वो पिछले साल जो है 5 रुपीज़ जो है उसका कॉस्ट प्रोडक्ट था, लेकिन अभी इस साल जो है 7 रुपीज़ जो है इसका कॉस्ट प्रोडक्ट है, तो 2 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन लास्ट ईयर जो है हमें मार्केट में यही मिल रहा था 6 रुपीज़ में और अभी मिल रहा है 10 रुपीज़ में। तो आप कंज्यूमर प्राइस में आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्शन बेसिस पे जहाँ पे ये बन रहा है वहाँ पे सिर्फ 2 रुपये का इन्फ्लेशन है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 4 रुपीज़ का इन्फ्लेशन हो गया। क्या 4 रुपीज़ का इन्फ्लेशन हो गया। तो एक्चुअली आप देख सकते हो कि जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उसके लेवल पे, उसके स्तर पे कितना राइज इन प्राइस हुआ है, प्राइस में कितना बढ़ोतरी हुआ है, दैट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो ये एक्चुअली प्रोडक्शन बेसिस पे हो जाता है, जहाँ पे फैक्ट्री में, कंपनी में प्रोडक्ट बनता है, तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना राइज हुआ है, मतलब प्रोडक्ट बनाने के कितना राइज हुआ है, तो वो हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स। सेकेंड थिंग्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ गुड्स के लिए होता है, ओनली गुड्स, क्योंकि आप जानते हो जो कंपनी है, फैक्ट्री है, वहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस होता है। लेकिन सर्विस सेक्टर, सर्विसेज तो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करता है। एग्जांपल के लिए आप बस से ट्रैवल कर रही हो, ऑटो से ट्रैवल कर रही हो, अब ऑटो लेती हो, बस लेती हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा, या कोई थोड़े फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, जी नहीं, वो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। आप सर्विसेज कहाँ ले रहे हो, रोड पे ले रहे हो। इट मीन्स व्हाट कि जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली उस सर्विसेज का बेनिफिट ले रहा है। तो इसीलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ट प्राइस इंडेक्स होता है, और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है, गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैन मेजर goods and services both. Here wholesale price index can measure only the goods. I hope ये समझ में आया होगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल्स में देखेंगे आगे। तो अभी हम सिर्फ इतना ही देखते हैं, ठीक है। जो हमारा इन्फ्लेशन है वो कितने रेट से इंक्रीज हुआ है, कितने रेट से बढ़ा है, उसको मेजर करने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट है, WPI एंड CPI। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आई होप ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब देखो, अब इसमें बात करेंगे तो इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं। वन इज कॉल्ड दी व्हाट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल वर्ड है पुल। पुल मीन्स व्हाट, बेसिकली कंज्यूमर के डिमांड के वजह से, अगर कंज्यूमर का डिमांड बढ़ जाएगा, कंज्यूमर जो है किसी प्रोडक्ट के डिमांड को अगर बढ़ा देता है, इट मीन्स कंज्यूमर जानबूझ के इन्फ्लेशन को मार्केट में ला रहा है। इट मीन्स डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इट मीन्स द इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द कंज्यूमर डिमांड। अगर कंज्यूमर का डिमांड बढ़ गया तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। ओके, अब कंज्यूमर का डिमांड कब बढ़ेगा, तो बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। अगर कंज्यूमर के पास पैसा ज़्यादा आ जाएगा, सैलरी ज़्यादा आ जाएगा, वेजेस ज़्यादा आ जाएगा,
आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, अगर कंज्यूमर के पास मार्केट में अगर ज़्यादा पैसा होगा, मीन्स ज़्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगा, आपके पास अगर ज़्यादा पैसा होगा तो आपका जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो बढ़ गया, तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे, और ज़्यादा परचेज करेंगे ज़्यादा डिमांड होगा, और ज़्यादा डिमांड होगा इट मीन्स व्हाट, इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो जानबूझ के कंज्यूमर लाता है। So demand and supply play a crucial role in the deciding the inflation levels in the society at all points of time. For instance, if the demand is high for a product and supply is low, the price of products increases. Simple सी concept है, जिस रेट से डिमांड हो रहा है उस रेट से अगर सप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन की एक तो क्या हो जाएगा, डिमांड मोर, ध्यान सुना, मोर डिमांड बट लेस सप्लाई। अगर डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तब इन्फ्लेशन होगा। सेकेंड, मोर डिमांड बट रिमेंड सप्लाई। डिमांड बढ़ गया है लेकिन सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई उसी लेवल पे है, सप्लाई ज़्यादा नहीं हुआ है। मतलब देख सकते हो, डिमांड तो बढ़ा है लेकिन सप्लाई सेम लेवल पे है। एंड थर्ड है इन्फ्लेशन के लिए रिमेंड डिमांड बट लेस सप्लाई। अब जब मान लो कि ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज डिमांड सेम लेवल पे है लेकिन सप्लाई कम हो गया, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ब्रेक हो गया, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ब्रेक हो गया, अब वहाँ पे प्रोडक्ट का सप्लाई नहीं हो रहा है लेकिन डिमांड सेम लेवल पे है, इन दैट केस फिर से क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो तीन कारण आप देख सकते हो, फर्स्ट मोर डिमांड बट लेस सप्लाई, सेकेंड मोर डिमांड बट रिमेंड सप्लाई, एंड थर्ड रिमेंड डिमांड बट लेस सप्लाई। सो ये तीनों कारण क्या होता है, आपको इन्फ्लेशन होता है। तो अभी आपने देखा कि इन्फ्लेशन में सप्लाई और डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है। एक मिनट, ओके। सेकेंड आप देखते हो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। इसको सप्लाई साइड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, कि अगर सप्लाई कम हो गया, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड साइड इन्फ्लेशन। डिमांड कब बढ़ेगा, जब कंज्यूमर की डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यही रखना है कि कंज्यूमर का डिमांड बढ़ गया लेकिन उसके अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग अगर सप्लाई नहीं बढ़ा तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन होगा, दैट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट, कि जितना डिमांड है या सप्लाई, किसी कारण से अगर सप्लाई कम हो गया, जैसा मान लो कि रॉ मटेरियल्स की प्राइस बढ़ गई, प्रोडक्शन कम हो गया, सप्लाई कम हो गया, इन दैट केस जो इन्फ्लेशन होगा, सो दैट इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो व्हेन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड अदर इनपुट्स रेजेस, inflation results. Increase in wages paid to the labor also leads to the inflation. Such kind of the inflation is called cost push inflation और supply side inflation. तो ये दो था आपको on the basis of demand and supply. Now types of inflation on the basis of speed बता दिया आपको। creeping inflation. Creeping inflation is slow moving and very mild. The rise in prices will not be perceptible but spread over a long period. Low inflation or creeping inflation takes place in a longer period and the range of increase is usually in single digit. तो ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉकिंग बता दिया हूँ, गैलोपिंग बता दिया हूँ और हाइपर इन्फ्लेशन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो जो इस पीडीएफ में है आप बाद में ले लेना। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट मीन्स व्हाट, आप देखो जैसे गवर्नमेंट बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं, हमारे इंडिया के जो सेंट्रल बैंक आरबीआई है वो बहुत सारे मॉनेटरी डिसीजंस लेते हैं।
अब उसके बेसिस पे भी बहुत सारा इन्फ्लेशन हो सकता है। अब एग्जांपल के लिए जरा सोचो कि हमारा जो टैक्स रेट है अगर वो कम कर दिया गवर्नमेंट ने, मान लो कि हमारा इनकम टैक्स जो है, अभी सपोज इनकम टैक्स जो है जिसका सैलरी मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, मोर देन 10 लाख रुपीज़ है, उससे 10% जो है वो इनकम टैक्स लेता है। अब सपोज मेरा सैलरी जो है हर मंथ 1 लाख रुपीज़ है, ओके, सो माय सैलरी इज अराउंड 1 लाख रुपीज़ पर मंथ सपोज। अब जरा सोचो कि पर मंथ है, अब 10% वो अगर क्या है ले रहा है हमसे, इनकम टैक्स ले रहा है, तो 10%, इसका 10% कितना होगा, इट मीन्स वो 10,000 रुपीज़ जो है हमसे वो इनकम टैक्स ले रहा है। तो 10,000 ले रहा है, इट मीन्स हमारे हैंड में कितना आएगा, तो हमारे हैंड में 90,000 रुपीज़ जो है वो आने वाला है, 90,000, ओके। बट गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाया और उन्होंने बोला कि ठीक है आप 10% नहीं 5% ही आप टैक्स दीजिए। सपोज आप 5% अगर टैक्स देंगे तो हमारा कितना जाएगा, मतलब 5,000 रुपीज़ ही जो है वो टैक्स में कटेगा, मतलब मेरे हाथ में कितना आएगा, 95,000 रुपीज़ आएगा। इसका मतलब क्या है, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया, कितना, 5,000 रुपीज़ ज़्यादा आ गया। मोर मनी मोर परचेजिंग पावर कैपेसिटी, हम क्या करेंगे, ज़्यादा पैसा ज़्यादा हम खरीदारी करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे। ज़्यादा अगर खर्च करेंगे ज़्यादा डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड होगा इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो ये आप समझ रहे हो ना, ये क्या है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट ऑफ द टैक्सेस। अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि पहला है क्रेडिट इन्फ्लेशन। व्हेन बैंक्स आर लिबरल इन लेंडिंग क्रेडिट द मनी सप्लाई इंक्रीजेज एंड देयर बाय राइजिंग प्राइसेस। अब जो बैंक है, पहले क्या है ना, अभी आजकल बहुत सारे कंज्यूमर को फ़ोन करके बोलते हैं कि आप लोन लीजिए, लोन लीजिए, लोन लीजिए, एक्सेट्रा, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, ओके। अभी जो है एक बैंक ड्राफ्ट भी आ गया है। तो अगर ड्राफ्ट मिल जाता है या क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, या मान लो कि हमारे पास जो है वो पे लेटर का एक भी ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे, ये सब आता है। इससे क्या है कि इस तरह के पॉलिसी से हमारा परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ता है, और परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये याद रखना कि व्हेन बैंक्स आर लिबरल, जब बैंक लिबरल हो जाता है, हमें बहुत ही आसानी से लोन दे देता है, बहुत ही ईजिली हमें क्रेडिट दे देता है, इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर हैव मोर परचेजिंग पावर कैपेसिटी एंड दे परचेज द प्रोडक्ट्स, और इसमें डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये समझ में आ गया आपको। सेकेंड है करेंसी इन्फ्लेशन। द एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन कॉजेज राइज इन प्राइस लेवल। अब मान लीजिए बैंक जो है, आफ्टर ऑल जो हमारा करेंसी है, वो करेंसी कौन प्रिंट करता है, आरबीआई। सपोज जो हमारा इंडियन करेंसी है, आरबीआई बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रिंट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रिंट कर रहा है। जितना ज़्यादा, आप ध्यान दो, ये मत सोचो कि अगर आरबीआई बहुत सारा पैसा अगर छाप रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो हम अमीर हो गए, जी नहीं। अगर आरबीआई ज़्यादा, हमारा जो पैसा है, हमारा जो मनी है, वो एक्चुअली एक्सचेंज रेट, ध्यान से सुनना, एक्सचेंज रेट से डिसाइड होता है। इंटरनेशनल जो हमारा ट्रेड होता है, उस ट्रेड के बेसिस पे हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, उस बेसिस पे हमारा जो मनी है, हमारा जो करेंसी है, उसका वैल्यू होता है। तो अगर आरबीआई ज़्यादा करेंसी प्रिंट करेगा, मतलब हमारे जो करेंसी जो है उसका वैल्यू कम होगा। याद रखना, इफ़ आरबीआई प्रिंट्स अ लॉट ऑफ करेंसीज, इन दैट सिचुएशन द वैल्यू ऑफ करेंसीज डेप्रिसिएट। तो जो वैल्यू है करेंसी का वो डेप्रिसिएट होगा, कम होगा, और इन दिस सिचुएशन फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। मतलब जो प्रोडक्ट हमें 5 रुपीज़ मिल रहा था, अभी 10 में मिलेगा। तो ये भी याद रखना, या आप ऐसा समझो, आरबीआई जितने भी करेंसी अगर प्रिंट कर रहा है, तो आपको उसको क्या करेगा, मार्केट में ही सर्कुलेट करेगा ना। तो आरबीआई अगर वो मार्केट में सारे करेंसी को सर्कुलेट कर रहा है, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा पैसा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगा। ये है हमारा करेंसी इन्फ्लेशन। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय द प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स डेफिसिट
induced inflation, the deficit budget is generally financed through printing of currency by the central banks. As a result, price rise. अब हम बात करते हैं यहाँ पे टैक्स इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक आप जरा सोचो, अभी बताया आपको, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ध्यान सुनना, डायरेक्ट टैक्स। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स, अभी मैं कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर इनकम टैक्स रिड्यूस करता है गवर्नमेंट, इन दैट सिचुएशन जो सैलरीड पर्सन है उनके पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगा, ज़्यादा डिमांड होगा, इन्फ्लेशन होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान सुनना, कि रिड्यूस द इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स को रिड्यूस करता है तो, लेकिन अगर हम बात करते हैं इंक्रीज्ड द इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि कोई प्रोडक्ट का जो कंपनी लेवल पे प्राइस होता है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट फैक्टर बोल सकते हैं, कॉस्ट फैक्टर प्लस इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जितना, मान लो कि इसको प्रोडक्ट जो है वो पहले 2 रुपया में, इसका प्राइस है 2 रुपया, अब यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पहले जो था 1 रुपीज था, अभी इसको 3 रुपया कर दिया। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करता है तभी इन्फ्लेशन, अगर डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करता है तो भी इन्फ्लेशन। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करने से और इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करने से इन्फ्लेशन होती है। सेकेंड, अगर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करता है या टैक्स ड्यूटी बढ़ा देता है तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी। पेट्रोल एंड डीजल वर्क एज अ रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी। जरा सोचो कि बहुत सारे ऐसे मशीन है, तो जो मशीन है पेट्रोल पे चलती है, या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ले लो, वो क्या है, पेट्रोल पे या डीजल पे चलती है। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर बढ़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन प्लेस टू अदर प्लेस, वो सब किस पे आएगा, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, कॉस्ट पे ही आएगा। तो आपने देखा होगा कि टैक्स को बढ़ाने से और कम करने से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। स्कार्सिटी इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, द स्कार्सिटी ऑफ गुड्स हैपेंस ईदर ड्यू टू फॉल इन प्रोडक्शन और ड्यू टू होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, दिस ऑल्सो पुशेस अप द प्राइस। अब जरा सोचो कि ड्यू टू फ्लड या नेचुरल कैलेमिटीज जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो सब के सब डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कॉटन, अब कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है जिससे फिनिश्ड गुड्स बनता है। अब मान लो कि कॉटन जो है उसकी कल्टीवेशन अच्छा नहीं हुआ, सही टाइम पे जो है वो रेनफॉल नहीं हुआ, वर्षा नहीं हुई, या मान लो किसी अदर कॉज से, किसी दूसरे कारण से जो है वो एक्चुअली डिस्ट्रॉय हो गया। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा, सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि ये हो सकता है। सेकेंड, होर्डिंग। अच्छा, होर्डिंग आप जानते हो, जैसे अभी जो गार्लिक है, लहसुन आप देखते हो, गार्लिक या कोई ऐसे प्रोडक्ट होता है जिसको कुछ ऐसे होर्डर्स होते हैं, कुछ ऐसे बिजनेसमैन होता है, उसको होर्डिंग कर लेता है। होर्डिंग क्यों, जानबूझ के वो अपने गोडाउन में जो है उसको भर लेता है और उसको बाहर नहीं निकालता है, मार्केट में सर्कुलेट नहीं करता है, और वेट करता है कि इसके प्राइस हाइक हो, और फिर प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक कर देता है और फिर उसको सेल करता है। दैट इज कॉल्ड दी होर्डिंग। तो होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग, ये सब से भी क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो आपने देखा होगा क्या है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंड्यूसमेंट। प्रॉफिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, व्हेन द फर्म्स एम एट हायर प्रॉफिट दे फिक्स द प्राइस विद अ हायर मार्जिन, सो प्राइस। अब देखो, ऐसे प्रोडक्ट जिसमें कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, such kind of the product where the competitions are very low, in that situation the companies or businessman do monopoly। वो क्या करता है, मोनोपोली करता है। आप सपोज
मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अब एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जो अभी मार्केट में न्यू न्यू है, जो दूसरा कंपनी को पता नहीं है, दूसरा कंपनी अभी हमारे कॉम्पिटिटर में नहीं आया है। इट मीन्स आई हैव नो एनी कॉम्पिटिशन, नो एनी कॉम्पिटिटर। इन दैट सिचुएशन मैं अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पे रखूँगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकूँ। तो इस तरह का भी होता है। हाँ, अगर उसमें कंपटीशन हो जाता है देन ऑटोमेटिकली प्राइस डाउन होगा। चलिए, तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। ध्यान से देखना, बहुत सारे कॉजेज हैं। यहाँ पे मैं कुछ कॉज लिखता हूँ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो एक्चुअली वन इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब देखो ये दोनों का मैं डिफरेंट अलग अलग कॉजेज बता रहा हूँ। फर्स्ट, इंक्रीमेंट इन द सैलरी। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, अगर जो एम्प्लॉय है उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय है, अगर उनके सैलरी में अगर इंक्रीमेंट होगा, उसके पास पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा मीन्स परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ेगा, उसका डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इंक्रीमेंट इन द वेजेज, ध्यान से देखना, आप देखो जी, मैं यहाँ पे वेजेज लिखा हूँ, यहाँ पे सैलरी लिखा हूँ, बहुत फर्क है। बहुत लोग को समझ में नहीं आता है। यहाँ पे सैलरी है और यहाँ पे वेजेज है। वेजेज किसका होता है? वेजेज मजदूर का होता है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो लेबरर ग्रुप के लोग हैं, प्रोफेशनल नहीं है, लेबरर है, मजदूर है, अब उनकी जो पैसा उनको मिलता है वो वेजेज मिलता है। जैसे जो फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहा है, तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन रहा है वहाँ पे जो लेबर है उस लेबर को पे करता है वेजेज के फॉर्म में, और वेजेज अगर बढ़ेगा लेबर का कॉस्ट बढ़ेगा। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट में उस कॉस्ट को ऐड कर देगा। आप प्रोडक्ट में गुड्स में उस कॉस्ट को ऐड कर दिया, सप्लाई साइड हो जाएगा इन्फ्लेशन। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि प्राइस बढ़ जाएगी, सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। क्लियर? तो ये फर्स्ट समझ में आ गया। सेकेंड, रिडक्शन इन द डायरेक्ट टैक्स। मैं अभी बताया था कि अगर डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस करता है तो एम्प्लॉय के पास ज़्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, बिकॉज उसके पास ज़्यादा पैसा आएगा और उसका डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंक्रीमेंट इन डायरेक्ट टैक्स, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स का अगर इंक्रीमेंट होगा तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, वो इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट कॉस्ट, जो भी गुड्स के प्रोडक्ट्स है तो उसके कॉस्ट फैक्टर में ऐड कर देता है, इससे भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। थर्ड, लिबरल मॉनेटरी पॉलिसी बाय बैंक्स। अभी मैं बताया था, अगर बैंक मान लो कि वो पॉलिसी लिबरल कर दिया, बहुत ही इजीली जो है वो कंज्यूमर को वो लोन दे देता है, इन दैट सिचुएशन जो है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और इंक्रीमेंट मतलब इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस पॉलिसी बाय द बैंक। अब आप देखोगे, बोलोगे सर अगर वो लिबरल पॉलिसी ला रहा है तब भी इन्फ्लेशन, अगर स्ट्रिक्ट कर रहा है तब भी इन्फ्लेशन, हाउ?
सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो जो बैंक है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन होता है, वो बेसिकली अपना बिजनेस लोन के थ्रू चलाता है। अगर उनके लोन को स्ट्रिक्ट कर दिया, उसको आसानी से अगर लोन नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट लोन नहीं मिलेगा, इन दैट सिचुएशन वो प्रोडक्शन कम करेगा, प्रोडक्शन कम करेगा, सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। दोनों सिचुएशन में इन्फ्लेशन हो रहा है, आप देख सकते हो। ओके, फोर्थ, प्रिंटिंग मोर करेंसी। अब आरबीआई जो है बहुत सारा करेंसी प्रिंट कर रहा है। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा, प्राइस बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा। इसमें हम बात करते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। अगर किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी होता है, सप्लाई कम हो जाएगा। जैसे अभी बताया कि सपोज कहीं पे फ्लड आ गई, अर्थक्वेक आ गई, ऐसा कुछ नेचुरल कैलेमिटी हो गया जिससे प्रोडक्शन कम हो गया, चाहे रॉ मटेरियल्स का हो चाहे अदर प्रोडक्ट्स का हो, इन दैट सिचुएशन जो डिमांड सेम लेवल पे है, सप्लाई कम होगा, सप्लाई कम होगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ये समझ रहे हैं ना? तो ऐसे आप लोग खुद भी जो है दिमाग से लगा सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि फेस्टिवल है, अभी दिवाली का फेस्टिवल है, तो सिंपल सी अगर क्या है, फेस्टिवल नो, फेस्टिवल के टाइम में यहाँ होगा कि फेस्टिवल के समय डिमांड बढ़ जाता है, तो फेस्टिवल के समय में डिमांड बढ़ेगा, फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल टाइम अगर डिमांड बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा फेस्टिवल्स के टाइम में। तो ऐसा बहुत सारे कॉजेज है जो आप खुद से भी सोच सकते हो, समझ सकते हो और बता सकते हो कि कौन सा पॉलिसी जो है और किस वजह से जो है इन्फ्लेशन हो रहा है। इसका अगर एक बार हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ओके, डन। ओके, तो हियर द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जैसे आरबीआई अगर ज़्यादा मनी को प्रिंट करेगा तो ज़्यादा सप्लाई करेगा, ज़्यादा सप्लाई करेगा तो अब देखो मनी सप्लाई जो है इसके भी बहुत सारे सिचुएशन हो सकता है। कैसे? एक तो बैंक इजीली लोन देगा, तो क्या हो जाएगा, लिबरल पॉलिसी बाय बैंक। अगर बैंक बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली लोन दे देगा तब। सेकेंड पॉइंट अगर मैं बात करूं, प्रिंटिंग मोर करेंसी। अगर बहुत ही ज़्यादा करेंसी को प्रिंट कर रहा है अननेसेसरी, इसमें भी क्या है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा मनी सर्कुलेट्स होगा, जो पब्लिक है उनके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा और इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरा मनी सप्लाई में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अब मान लो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे जो है वो मनी क्या करेगा, मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहा है, वहाँ पे बहुत सारे लोग को एम्प्लॉय मिल रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, मीन्स डिमांड बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगा। या अगर मान लो गवर्नमेंट जो है अपने जो 7th पे स्केल है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देता है, 8th पे स्केल आ गया, उनके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। किसी भी तरह से अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ता है, आफ्टर ऑल गवर्नमेंट जो है वो मनी को मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जनता के पास, पब्लिक के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगा, ज़्यादा डिमांड होगा और इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो देखो ये मनी सप्लाई जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ओके, by the policy of the banks, liberal policy of the banks, by the printing more currency by RBI and by the expenditure of the government in any form। तो ये सब क्या है, सब मनी सप्लाई है। अगर किसी भी तरह से अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन होगा, याद रखना। क्लियर? ओके, सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग। अब कंज्यूमर के पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एक्सपेंडिचर। ओके, सब चाहता है कि हम बेहतर से बेहतर लाइफ जिए, उसका लाइफ स्टाइल जो है वो
अच्छा करे, उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाए, उसके लेवल को बढ़ाए। सो अगर लेवल को बढ़ाने के लिए क्या होगा, वो ज़्यादा स्पेंड करेगा। और ज़्यादा स्पेंड कब करेगा, जब उसके पास ज़्यादा इनकम होगा। तो अगर कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंडिंग करता है तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, आप बोलेंगे सर अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तब कैसे होगा। तो देखो इसके भी दो फॉर्म है, ध्यान से देखना, टू फॉर्म है। अब सपोज मान लो कि हमारे यहाँ पे 20 मिलियन टन वीट हुआ है। अब 20 मिलियन टन वीट हुआ है, जरा सोचो 20 मिलियन टन वीट हुआ है, लेकिन हमारे कंट्री में ही 9 मिलियन टन जो है इसका कंजम्पशन है। इन आर कंट्री वी नीड 19 million ton. It means what? I have and we have only 1 million ton सरप्लस ऑफ वीट। तो हमारे पास सिर्फ 1 मिलियन टन जो है वो वीट जो है वो सरप्लस है। अब 1 मिलियन टन के बदले मैंने मार्केट में क्या कर दिया, 4 मिलियन टन जो है वो वीट को एक्सपोर्ट कर दिया। इट मीन्स आपके कंट्री में 19 मिलियन टन वीट की कंजम्पशन है, लेकिन आपका प्रोडक्शन हुआ है सिर्फ 20 मिलियन टन, लेकिन आपने ज़्यादा प्रोडक्ट जो है सरप्लस जितना हुआ उससे ज़्यादा आपने एक्सपोर्ट कर दिया। इट मीन्स व्हाट, वी हैव लेस सप्लाई, और लेस सप्लाई होगा, डिमांड ज़्यादा रहेगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा। एक तो ये फॉर्म में होगा। सेकेंड, इफ वी एक्सपोर्ट अ लॉट ऑफ गुड्स टू द इंटरनेशनल मार्केट, इट मीन्स वी अर्न अ लॉट ऑफ प्रॉफिट। अब जरा सोचो कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा इनकम आएगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास नेशनल इनकम। इट मीन्स व्हाट, कोई भी कंट्री अगर नेशनल इनकम ऐसे ही बोल सकते हो, नेशनल इनकम इक्वल टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप देख सकते हो कि अगर ज़्यादा, इसको हम बोलते हैं नेट फॉरेन इनकम, नेट फॉरेन इनकम। तो नेट फॉरेन इनकम मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कम इंपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास ज़्यादा पैसा आ रहा है, और गवर्नमेंट के पास अगर ज़्यादा पैसा आ रहा है वो क्या करेगा, मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे या अदर फील्ड्स में उसको खर्च करेगा। और आफ्टर ऑल जो मनी है मार्केट में सर्कुलेट होगा, लोगों के पास परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक्सपोर्ट किसी भी कंडीशन में आप देखते हो तो हमारे लिए क्या है, इन्फ्लेशन है। ओके, तो आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट मीन्स व्हाट, सी गवर्नमेंट हैज टू टाइप्स ऑफ द डेट। गवर्नमेंट के पास दो टाइप के कर्ज होता है, वन एक्सटर्नल debt and second that is called internal debt. एक्सटर्नल डेट जैसे आप मान लो कि IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऐसे जो इंटरनेशनल बैंक्स है, अगर उससे हमारा गवर्नमेंट, हमारे कंट्री की जो गवर्नमेंट है अगर वो लोन लेता है तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होगा। अगर उसको अगर रिपेमेंट करता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ये इंटरनल डेब्ट है, अब मान लो कि जो हम लोग पब्लिक है एंड वी डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, हम लोग बैंक में पैसा रखे हैं, तो अगर बैंक में आप पैसा रखे हैं तो आज न कल जो है हम उसको विड्रॉ करने वाले हैं। कुछ ऐसे मनी है जिसको हम बोलते हैं डिमांड ड्राफ्ट, DD सुने होंगे। कुछ ऐसे है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो जो फिक्स्ड डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट को या बैंक को हम एक तरह का लोन देते हैं, और हमें वो फिर कुछ दिन के बाद जो है वो रिफंड करता है। तो जब हमें रीपेमेंट आएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर होगा, हमारे पास फिर पैसा वापस आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लो LIC में या कोई में जो है आप पैसा लगाते हो, कुछ दिनों के बाद जो है जब हमारा फंड मैच्योर होता है, हमें पैसा वापस आता है। इट मीन्स व्हाट, वी हैव अ लॉट ऑफ मनी, वी हैव अ लॉट ऑफ परचेजिंग कैपेसिटी, सो वी हैव अ लॉट ऑफ डिमांड, डायरेक्टली क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेब्ट से भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। नेक्स्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे हम पढ़ेंगे कि डेफिसिट डिफरेंट टाइप्स का है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं एक होता है ट्रेड डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, वो हम आगे देखेंगे। सिर्फ इतना समझो कि किसी भी तरह का डेफिसिट है, इन्फ्लेशन होगा। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचो, गवर्नमेंट का इनकम कम है, गवर्नमेंट को जो है इनकम कम है जब बजट बनता है, और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। गवर्नमेंट हैज़ लेस इनकम बट मोर एक्सपेंडिचर। अब ये देखो कि इनकम सपोज गवर्नमेंट का 100 रुपया है, और गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट पे खर्च कर रहा है 150 रुपीज़। इट मीन्स व्हाट, आप देखो क्या 50 रुपीज़ जो है वो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। 50 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। आई बात समझ में? कहाँ से लेगा ये कोई भी IMF से लेगा, वर्ल्ड बैंक से लेगा, कहीं से भी लेगा। इट मीन्स ये ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अदर कंट्री से ले रहा है, और हमारे कंट्री में डेवलपमेंट के पर्पज़ से या किसी अदर पर्पज़ से वो लोगों में सर्कुलेट कर रहा है। लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा मीन्स व्हाट, ज़्यादा परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा डिमांड होगा और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि डेफिसिट फाइनेंसिंग से भी इन्फ्लेशन आता है। नेक्स्ट है चीप मनी पॉलिसी, जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब RBI जो है टैक्स रेट में कम कर दिया, या अदर जो है RBI जरा सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मनी को प्रिंट कर रहा है। ये सब क्या है? चीप मॉनेटरी पॉलिसी है। इससे भी क्या होगा? इन्फ्लेशन होगा। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। देखो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मैंने बताया था आपको कि सपोज मेरा सैलरी कितना है, 1 लाख रुपीज़ है। सो माई सैलरी इज अराउंड 1 लाख रुपीज़। अर्ली आई हैड पे अराउंड 10% डायरेक्ट टैक्स। तो अगर हम 10% अगर डायरेक्ट टैक्स करते हैं तो हमारा इनकम हो गया 90,000। कितना हो गया? 90,000। बट गवर्नमेंट ने टैक्स को कम करके 5% कर दिया। तो 5% कर दिया तो हमारा जो है ये इनकम हो गया अभी 95,000। इट मीन्स व्हाट कि हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स को रिड्यूस किया तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया। इट मीन्स व्हाट, हमारे पास ज़्यादा पैसा आ गया और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो इन्फ्लेशन आ सकती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ब्लैक असेट्स, एक्टिविटीज एंड मनी। आप देखो जो ब्लैक असेट्स है, नॉर्मली क्या होता है कि ब्लैक असेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, या एक्टिविटीज या मनी। सो उस टाइप का मनी, द सच काइंड ऑफ मनी विच इज नॉट अंडर द गवर्नमेंट इंस्पेक्शन। इट मीन्स व्हाट कि दैट सम बिजनेसमैन दे इवेड द टैक्स। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है जो टैक्स नहीं देता है। तो सिंपल सी है नॉन टैक्स्ड असेट। ध्यान सुनना, नॉन टैक्स्ड असेट्स और नॉन टैक्स्ड मनी, दैट इज द व्हाट, ब्लैक मनी। अब गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देगा। जरा सोचो कि मेरा अर्निंग जो है वो मेरा एक शॉप है। सपोज आई हैव अ शॉप, मेरा एक शॉप है। अब इस शॉप में जो है मेरा डेली का इनकम जो है 1 लाख रुपीज़ है। 1 लाख रुपीज़ मेरा इनकम डेली का है सपोज। बट मैंने क्या किया कि उसको कम, गवर्नमेंट को मैं शो कर रहा हूँ कि मेरा इनकम जो है सिर्फ 50,000 है। कितना है? 50,000 है। तो 50,000 क्या है? वो वाइट मनी है, दैट इज नो डाउट, क्योंकि वो 50,000 पे ही टैक्स ले रहा है। लेकिन मैंने 50,000 क्या किया, उसको छुपा लिया, उस पर मैं टैक्स पे नहीं किया। तो ये जो 50,000 है ये क्या हो जाएगा? ब्लैक मनी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ब्लैक मनी है, इट मीन व्हाट कि अभी हम टैक्स नहीं दिए तो वो पूरे के पूरे पैसे हमारे पास है। आई हैव मोर परचेजिंग पावर कैपेसिटी एंड आई कैन स्पेंड इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे भी क्या इन्फ्लेशन आ सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो है जितने भी था कॉजेज ऑफ द इन्फ्लेशन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होने से क्या प्रभाव होगा, किस पे क्या प्रभाव होगा? पहला है ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। देखो डेटर्स
एंड क्रेडिटर्स। आप डेटर्स आप जानते हो, जो पैसा लेता है, क्रेडिटर्स जो पैसा देता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मान लो कि मैंने 10,000 रुपीज किसी से लोन पे लिया, कि मैं सॉरी 1 लाख, मान लो 1 लाख रुपीज लिया, कि ठीक है आपको हम क्या करेंगे, मतलब 3% पे 3% पे मैं आपसे पर मंथ मैं आपसे 1 लाख रुपीज ले रहा हूँ। क्या सोचो, अब देखो 1 लाख रुपीज अगर हम 3% पे ले रहे हैं, इट मीन्स वर्ड कि मेरा जो है 3,000 रुपीज जो है मंथली मेरा क्या इंटरेस्ट बन रहा है, मुझे उसको पे करना है। लेकिन 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 इन्फ्लेशन के कारण ये जो 1 लाख रुपीज है उसका जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज ही है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इट मीन्स व्हाट, द वैल्यू ऑफ रुपीज डेप्रिसिएट, वैल्यू ऑफ करेंसी डेप्रिसिएट होगा। अगर करेंसी डेप्रिसिएट होगा तो ये जो 1 लाख रुपीज है, जो पैसा दिया है उसका पैसा में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, लेकिन जो पैसा लिया है भले ही वो उतने वैल्यू का पैसा उसको वापस तो करेगा, लेकिन उसका वैल्यू कम हो जाएगा। इसलिए जो कर्ज लेता है उसको बेनिफिट्स होता है, लेकिन जो कर्ज देता है इसमें उसको नुकसान होता है, ये याद रखना। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ड्यूरिंग इन्फ्लेशन डेटर्स आर दी गेनर्स, जो कर्ज लेता है वो गेनर है, उसको फायदा है, एंड क्रेडिटर्स आर लूजर्स, जो क्रेडिट होता है, जो पैसा देता है उसको नुकसान है। द रीजन इज दैट द डेटर्स हैड borrowed when the purchasing power of money was high, क्योंकि परचेजिंग पावर ऑफ मनी मीन्स वर्ड कि उसका जो वैल्यू था, फेस वैल्यू ऑफ मनी हाई था, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से फेस वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। तो इन दिस सिचुएशन डेटर्स बेनिफिशियल है, क्रेडिटर्स लूजर्स है। ये समझ में आ गया होगा। सेकेंड, अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लो कि जिसका फिक्स्ड इनकम है, जरा सोचो, अब जो फिक्स्ड इनकम पीपल है, फिक्स्ड इनकम जैसे सैलरी बेस्ड पर्सन, जो भी सैलरीड पर्सन है, जिनको सैलरी मिलता है एवरी मंथ इतने सैलरी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना एक्सपेंडिचर करता है, खर्च करता है, सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। अब इन दिस सिचुएशन क्या होता है कि सपोज आई हैव सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज, ओके नो डाउट 1 लाख रुपीज है और मैं इसमें अपना सब कुछ अच्छे से चला रहा हूँ, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन अब जो है मुझे 1 लाख नहीं, मुझे 1,10,000 रुपीज चाहिए एवरी मंथ, 10,000 चाहिए, लेकिन हमारा सैलरी तो कितना है 1 लाख रुपीज है, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया 1,10,000। इट मीन्स व्हाट, जो फिक्स्ड इनकम पर्सन है उनके लिए ये क्या है, हार्मफुल है, इनके लिए अच्छी बात नहीं है, नॉन बेनिफिशियल है, याद रखना। तो अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट इन द शॉर्ट रन बट बिकम्स नेचुरल एंड इवन निगेटिव इन द लॉन्ग रन। ऑन इम्पोर्ट, inflation gives an economy the advantage of lower imports and import substitution as foreign goods become costlier, but in the case of compulsory imports, oil, technology, drugs, etc., the economy does not get this benefit and loses more foreign currency instead of saving it। आप देख सकते हो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर जो हमें इंपॉर्टेंट जैसे ऑयल है, टेक्नोलॉजी है, या ऐसे चीज़ जो है जो हमें खरीदना ही है, लेना ही लेना है, बिकॉज इन्फ्लेशन से हमारा जो मनी वैल्यू है वो कम हो गया है, डिक्रीज हो गया है। एग्जांपल के लिए ज़रा सोचो, एक टाइम था कि $1 का वैल्यू 30 रुपीज़ था, अभी जो है $1 का वैल्यू हो गया है 80 रुपीज़। इट मीन्स व्हाट कि हमारा जो मनी है वो डेप्रिसिएट हुआ है। क्या हुआ है, डेप्रिसिएट हुआ है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है इन द वैल्यू ऑफ द मनी और करेंसी ड्यू टू इम्पोर्ट, अभी बताया था कि एक्चुअली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे हमारे करेंसी का जो है वो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है। तो इन दिस सिचुएशन ऑफ कोर्स ये क्या होगा, हमारे लिए लॉस होगा। ऑन एक्सपोर्ट में बता चुका हूं ऑलरेडी, एक्सपोर्ट में क्या है बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये बता ही दिया हूं। ट्रेड बैलेंस, इन द केस ऑफ developed country, the developed economy, inflation makes trade balance favorable, while for the developing country inflation is unfavorable for their balance of trade. This is because of composition of their foreign trade। आप ध्यान से देखो ये क्या है, what is mean by trade balance।
द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज जीरो, दैट इज कॉल्ड ट्रेड इज इन बैलेंस। अब मान लो कि मैं 1 मिलियन रुपीज़ का इंपोर्ट करता हूँ और 1 मिलियन रुपीज़ का एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे इंडिया एक कंट्री है जो 1 मिलियन रुपीज़ का इंपोर्ट किया और 1 मिलियन रुपीज़ का एक्सपोर्ट भी किया। इन दिस सिचुएशन वी या इंडिया गेट्स नीदर बेनिफिट नॉर लॉस। इसको क्या, ना बेनिफिट हुआ ना लॉस हुआ, इट मीन्स व्हाट, बैलेंस में है। क्या है, बैलेंस में है। ओके, दैट इज गुड, बैलेंस में है, गुड। 1 मिलियन रुपीज़ का, डॉलर लिखते हैं, 1 मिलियन रुपीज़ का जो है वो इंडिया एक्सपोर्ट भी किया है और इंपोर्ट भी किया है। इट मीन्स व्हाट, इंडिया का जो ट्रेड है वो बैलेंस है। लेकिन जरा सोचो कि अगर हम 1 मिलियन रुपीज़ का एक्सपोर्ट किए हैं, 2 मिलियन रुपीज़ का इंपोर्ट किए हैं, इट मीन्स व्हाट, 1 मिलियन रुपीज़ जो है हम क्या है, 1 मिलियन रुपीज़ जो है हमारा डेफिसिट है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डेफिसिट। इन दिस सिचुएशन हमारा जो करेंसी है वो डेप्रिसिएट होगा, और डेप्रिसिएट होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री क्या करता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। डेवलप्ड कंट्री क्या करता है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बिकॉज उसके इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो हॉस्पिटल्स है, रोड्स है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। उनको इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जिनको बहुत सारा एक्सपोर्ट करना पड़ता है, इम्पोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज दे आर डेवलपिंग, दे आर इंक्रीजिंग देयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेज एक्सेट्रा। इन दैट सिचुएशन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके लिए फेवरेबल नहीं है, उसके लिए क्या है, ये हार्मफुल है। फिक्स्ड इनकम ग्रुप बता ही दिया हूं आपको। इन्वेस्टर्स, अब देखो इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल भी है। आप क्या सोचो, इन्वेस्टर्स 2 टाइप का होता है, FII, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, 2 है। अब इनको क्या मिलता है, इनको मिलता है बेसिकली इंटरेस्ट। इसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। 2%, 5%, 4%, 3% जो इंटरेस्ट है उसको बस इंटरेस्ट मिलता है जितना फिक्स किया है। लेकिन जो FDI है इसको क्या मिलता है, इसको इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसको क्या मिलता है, बेसिकली इसको शेयर मिलता है। व्हाट, शेयर मिलता है। तो जिसको शेयर मिलता है उसको प्रॉब्लम नहीं है, दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इन्फ्लेशन होगा, डोंट वरी, उसके अकॉर्डिंग उसके रेशियो में उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा, तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनको जैसे मान लो कि हमारा अगर इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट हो रहा है, इट मीन्स व्हाट कि वो जो डॉलर जितना ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इन दैट सिचुएशन परसेंटेज तो उसका उतना ही हो रहा है, परसेंटेज तो इंक्रीज नहीं हो रहा है, परसेंटेज तो 3%, तब 3% ही है। इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कांस्टेंट। इन दैट सिचुएशन इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बट इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहा है। तो आई होप समझ में आ गया कि जो इन्वेस्टर्स है, जो शेयर पे है उसको बेनिफिट होगा, जो इंटरेस्ट पे है उसको बेनिफिट नहीं होगा। इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन, व्हेन इन्फ्लेशन इज वेरी मॉडरेट इट एक्ट्स एज एन इंसेंटिव टू ट्रेडर्स एंड प्रोड्यूसर्स। जो बिजनेसमैन होता है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है इन्फ्लेशन। आप जरा सोचो, मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक शॉप है, अब मान लो कि आप जाते हो 5 रुपीज़ के पेन के लिए, लेकिन अगर वो 5 रुपीज़ को बोलता है कि मैं 7 रुपीज़ में दूंगी, तो आप बोलते हो अरे कल 5 रुपया में था और आज जो है 7 रुपया में दे रहा है, मतलब 2 रुपया बढ़ा दिया है, मतलब 2 रुपीज़ बढ़ा दिया है। आप बोलोगे कि 2 रुपीज़ बढ़ा दिया है, मतलब आप कभी ना कभी जो है आपको लगेगा कि नहीं ये तो गलत है, 2 रुपया बढ़ा दिया है। अब जरा सोचो कि अगर आप का प्रोडक्ट जो है अगर 50 का हो गया, 50 का हो गया, और अगर आपको 55 रुपीज़ देता है,
तो आपको उतना टफ ना रहे, ठीक है 50 का था 55 का दिया, ठीक है 4-5 रुपये, मतलब आप यहाँ पे 5 रुपीज़ जो है लॉस इजीली एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ पे जो है 2 रुपीज़ जो है लॉस आप इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो। इट मीन्स क्या कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है जितना, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो एक मोबाइल लिया आप मोबाइल लिए 10,000 रुपीज़ का, उसका प्राइस 10,000 है, लेकिन अगर मान लो कि वो आपको 10,100 रुपीज़ ले लिया है, तो आप बोलोगे ठीक है 10,000 में ही हुआ, 100 का क्या वैल्यू है, आप ऐसा सोचोगे। आपको ज़रा फर्क नहीं पड़ रहा है, 100 रुपीज़ जा रहा है, फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर 5 के बदले अगर वो 10 भी ले रहा है तो आप बोलोगे अरे 5 रुपये ज़्यादा ले लिया। तो ये क्या है कि ज़्यादा प्राइस अगर बढ़ता है उस पर शॉपकीपर्स ज़्यादा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट लेता है। ओके, तो इसीलिए जो बिजनेसमैन है उनके लिए ये बेनिफिशियल है। ओके, बिजनेसमैन के लिए, ट्रेडर्स के लिए जो इन्फ्लेशन होता है वो बेनिफिशियल होता है। ऑन एक्सचेंज रेट, द करेंसी विद द हायर इन्फ्लेशन रेट देन लूजेज वैल्यू एंड डेप्रिसिएट्स व्हाइल द करेंसी विद द लोअर इन्फ्लेशन रेट एप्रिसिएट्स ऑन द फॉरेक्स मार्केट। तो ये डिपेंड करता है, इसलिए हाइपर इन्फ्लेशन या हायर इन्फ्लेशन जो है हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ही डेंजरस है, वर्स्ट है। नाउ measures to control inflation, as I told you there are two measures to control the inflation, CPI and WPI, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अच्छा, ये दूसरा है मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स एंड अदर मेजर्स। चलो मैं एक एक करके बता देता हूँ, समझ जाएंगे। कॉन्सेप्ट है कि हाउ द गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज कैन कंट्रोल द इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री, किसी भी देश में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो गवर्नमेंट कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है। तो बेसिकली तो 2 मेजर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 मेजर्स हम देखते हैं। फर्स्ट इज व्हाट, मॉनेटरी मेजर्स। दिस मेजर्स इज टेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। ये किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक है उसके थ्रू इसको लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए अब मान लो कि जो करेंसी मार्केट में है उस करेंसी को क्या करेगा, स्क्वीजेज करेगा। स्क्वीजेज मीन्स व्हाट, उस करेंसी को जो है वो जैसे भी तैसे जो है उसको क्या करेगा, मार्केट से वो लेगा। अब उसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अदर थिंग्स जो है वो आरबीआई क्या करेगा, सेल करेगा। तो अगर मार्केट में जो सर्कुलेटेड मनी है उसको अगर आरबीआई क्या कर रहा है, वापस ले रहा है, उसके अगेंस्ट में आरबीआई जो है, जैसे ट्रेजरी बिल होता है, इसके अगेंस्ट में क्या है, ट्रेजरी। आगे मैं बताऊंगा आपको कि टी बिल्स क्या होता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा। अब देखो कि ये ऐसे, ये भी एक तरह का मनी है, लेकिन ऐसा मनी है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इसको एक्सचेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं, हम कॉमन मैन इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या है, मार्केट की जो करेंसी है उसको बहुत ही ईजिली क्या कर लेता है, वो स्क्यूज कर लेता है, उसको फिर वापस ले लेता है। तो ऐसे कुछ पॉलिसी लाता है आरबीआई। या मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया, मैं आगे पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये रेपो रेट सब मैं सब पढ़ाऊंगा। रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया, बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया। ये रेपो रेट है, बैंक रेट है, ये इस तरह का जो एसएलआर इंक्रीज कर दिया, सीआरआर इंक्रीज कर दिया। ओके, तो ये सब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, डोंट वरी। अगर मार्केट में अगर आरबीआई जो है ये सब सारे रेट को इंक्रीज कर देता है, इट मीन्स व्हाट कि मार्केट में जो है करेंसी की सर्कुलेशन कम हो जाएगा। इससे क्या करेगा, इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल मेजर्स, फिजिकल मेजर्स ये लाता है गवर्नमेंट, इट इज ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ये किसी भी देश की गवर्नमेंट लाता है। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगा, अपना खर्च कम कर देगा। रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर भी 2 टाइप का होता है गवर्नमेंट का। वन इज कॉल्ड प्लान्ड एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है नॉन प्लान्ड। प्लान्ड एक्सपेंडिचर जैसे बजट बनता है, आपने देखा होगा कि एवरी ईयर जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बजट क्या बनाते हैं। तो जो बजट बनता है दैट इज द व्हाट, काइंड ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर। और जो एक्चुअली ऐसा एक्सपेंडिचर जिसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है, द एक्सपेंडिचर
फॉर दैट द प्लानिंग इज नेसेसरी। जैसे सपोज कि अभी 100 किलोमीटर हाईवे बनाना है, अब एक सेकंड प्लानिंग करते हैं कि 100 किलोमीटर हाईवे बनाना है, इसमें कितना कॉस्ट होगा। ओके ठीक है, 1000 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए अलॉट कर दिया, 1000 करोड़ रुपीज़ जो है इसके लिए अलॉट कर दिया। तो ये क्या है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर है, नो डाउट। नॉन प्लान्ड क्या है कि जिसके लिए आपको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, वो आपका खर्च है तो है, आपको खर्च करना ही पड़ेगा। अब एग्जाम्पल के लिए सैलरी ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है आप उसको उसको क्या है, सैलरी आप पे करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको सैलरी जो दे रहे हैं उसको आपको पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ। तो इस तरह के एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट रिड्यूस करता है, तो उसके थ्रू भी इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तो यही है, द मोस्ट इंपोर्टेंट मेथड ऑफ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इज मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। इन इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री इज आरबीआई, तो आरबीआई लेता है। दे आर, देखो इंक्रीज इन बैंक रेट, व्हाट इज बैंक रेट, ध्यान से देखना, मैं एक एक चीज बता ही देता हूँ। बैंक रेट, द रेट एट विच आरबीआई gives the loan to commercial bank for देखो, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स द लोन टू द कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आरबीआई लंबे समय के लिए कॉमर्शियल बैंक को जिस रेट पे पैसा देता है, लोन देता है, उस रेट को बोलते हैं बैंक रेट। ओके, सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, अभी बताया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अ काइंड ऑफ द पेपर। अब मान लो कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, अब इसका वैल्यू जो है वो 100 करोड़ रुपीज़ है। कितना है, 100 करोड़ रुपीज़ है। अब ये हम और आप तो नहीं ले सकते हैं, ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वही ट्रांजैक्शन के लिए लेगा। तो ये क्या करेगा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसको थोड़ा कंसेशन पे देता है, तो वो उसको इजीली खरीद लेता है। अब खरीदने के लिए क्या करेगा, वो बिजनेस में उसको 100 करोड़ रुपीज़ करेंसी देगा आरबीआई को, और आरबीआई उसको सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा देगा। इसका मतलब कि मार्केट से करेंसी को आरबीआई कलेक्ट कर रहा है। तो इसके थ्रू भी होता है। हायर कैश रिजर्व रेशियो CRR एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा ये क्या है CRR, द कॉमर्शियल बैंक हैव टू डिपॉजिट सम फ्रैक्शन ऑफ इट्स कैपिटल टू द आरबीआई। आई बात समझ में। जो अब मान लो कि एक कॉमर्शियल बैंक का जो प्रॉपर्टी है उसका जो कैपिटल है वो 1000 करोड़ रुपीज उसका प्रॉपर्टी है। अभी CRR का रेट है 4%, कितना है 4%। इसका मतलब क्या है कि 40 करोड़ रुपीज जो है वो आरबीआई के पास उसको रखना पड़ेगा कैश में, कैश रिजर्व रेशियो। तो आई बात समझ में। लेकिन अगर इसको इंक्रीज कर देता है 4 से इसको कर दिया 6%, तो अब जो कॉमर्शियल बैंक है वो 40 के बदले 60 करोड़ रुपीज जो है वो आरबीआई के पास रखेगा। इसके बाद इसके पास जो है अब कितना होगा, पैसा कम होगा। कॉमर्शियल बैंक जितना ज़्यादा आरबीआई के पास डिपॉजिट रखेगा उतना पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास कैपिटल कम होगा। इट मीन्स व्हाट, कॉमर्शियल बैंक हैव लोअर टेंडेंसी टू गिव द लोन टू द पीपल ऑफ कंट्री। तो अभी लोगों को अगर पैसा कम देगा, जैसे अभी देखो अगर CRR 4% था तब इसके पास जो है 1000 माइनस 40 करोड़ मीन्स कितना था, 960 करोड़ रुपीज था। मतलब अब इतना जो है वो मार्केट में लोगों को लोन दे सकता है। लेकिन आरबीआई ने इंक्रीज करके 6% कर दिया, तो अब आरबीआई को 60 करोड़ रुपया डिपॉजिट दे दिया। अब इसके पास 940 करोड़ रुपीज बचा है, मतलब 20 करोड़ रुपीज और कम हो गया है। तो अब तो 920 करोड़ ही ना वो लोगों को लोन देगा। आपको या हमें या किसी को भी अगर लोन देता है कॉमर्शियल बैंक, वी डोंट डायरेक्टली टेक द लोन फ्रॉम आरबीआई। हम लोग आरबीआई से डायरेक्टली लोन नहीं ले सकते, हम एसबीआई से लेते हैं, एचडीएफसी से लेते हैं। तो इस तरह के बैंक से अगर हम लोन लेते हैं, इट मीन्स वो अगर उसके पास पैसा कम होगा तो मार्केट में कम लोन देगा, कम लोन देगा, लोगों के पास कम पैसा होगा, कम पैसा होगा, कम परचेजिंग पावर कैपेसिटी होगा, कम डिमांड होगा।
इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता है। CRR समझ में आ गया। SLR क्या होता है? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी मीन्स व्हाट? द कैपिटल ऑफ द बैंक, कॉमर्शियल बैंक कैन बी एनी फॉर्म। अब देखो SLR जो है वो करेंसी भी हो सकता है, मतलब कैश भी हो सकता है, ये गोल्ड भी हो सकता है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो अपने पास ही उतना पैसा रखता है। SLR तो द रेट एट विच द बैंक्स कीप्स द मनी और करेंसी in the form of liquid, in the form of liquid cash, gold, government securities, treasury bills etc. for the, अब मान लो ये क्यों रखता है? अगर बैंक के पास पैसा नहीं होगा तो बैंकरप्ट से बचने के लिए। मान लो कि जो बैंक है अब उनके पास 1000 करोड़ रुपीज था, लेकिन मार्केट से अब ये पैसा नहीं आ रहा है, मार्केट से उसको पैसा रिकवर नहीं हो रहा है, तो बैंक तो बैंकरप्ट हो जाएगा ना, बैंक तो बंद हो जाएगा ना। इसलिए RBI बोलता है कि कुछ ऐसा फ्रैक्शन, कुछ पार्ट्स ऐसा रखो कि अगर मार्केट से अगर पैसा ना आए तो उस समय में आप उसको यूज कर सकते हो, बैंकरप्ट से बच सकते हो। तो इसी बोलते हैं SLR। ओके, तो ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल इट मीन्स व्हाट? कि जो पीपल है, जो पब्लिक है, उसको बहुत ही कम क्रेडिट दो, उसको लोन कम दो। सिंपल सी बात है कि लोन पे कंट्रोल करो, लोगों को लोन कम दो। लोगों को लोन कम दोगे इट मीन्स व्हाट? उसके पास परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम होगा, डिमांड कम होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, हायर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इट मीन्स व्हाट? कि जो प्रोडक्ट आपका रिक्वायरमेंट है आप वही उस पर जो है क्या है उसको क्या करो। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि अगर इंडिया अभी फेस्टिवल्स है, गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। अब गोल्ड का प्राइस जो है ना कभी कभी गवर्नमेंट जानबूझ के बढ़ाता है। जी हाँ, गवर्नमेंट जानबूझ के डिलिबरेटली जो है वो प्राइस बढ़ाता है सो दैट इंडियन पीपल जो है ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड इंपोर्ट ना करे, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आप गोल्ड इंपोर्ट करेंगे हमारे जो मनी वैल्यू है वो डिप्रिसिएट होता है। इन दैट सिचुएशन क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट क्या करता है कि पहले इंपोर्ट ड्यूटी 10% लगाता था, अब इसको बढ़ा करके 20% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया। इट मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट जो है अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ा लिया। इन दैट सिचुएशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। हायर रेपो रेट एंड रिजर्व रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट मैंने बताया था कि कॉमर्शियल बैंक जिस रेट पे RBI से लॉन्गर पीरियड के लिए लोन लेता है, लंबे समय के लिए लोन लेता है, उस रेट को हम बोलते हैं बैंक रेट। लेकिन रेपो रेट क्या है? रेपो रेट भी सेम है फॉर द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। in place of collateral money। देखो SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, यस बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक्स हैं। ऑल दी आर दी कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक एक तो लोन लेता है लॉन्गर पीरियड के लिए जो उनको ज़रूरत होता है, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। उसे क्या बोलते हैं? बैंक रेट। लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मान लो कि हम लोग ही जो है, अब सपोज जो ATM है, अब सिर्फ SBI के ATM में जो है ना कोई भी डेबिट होल्डर, किसी बैंक का डेबिट होल्डर जो है वहाँ पे जा करके क्या अपना करेंसी विड्रॉ करता है। तो इन दिस सिचुएशन मान लो कि एक ऐसा बैंक है HDFC है। अब एक दिन ऐसा आता है कि HDFC के पास जो है ना पैसा ही नहीं बचा, HDFC के पास जो है ना पैसा बहुत ही कम हो गया, एंड फॉर दैट द HDFC हैज़ टू टेक द लोन फ्रॉम द RBI फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न ऑफ द कोलेटरल मनी। कोलेटरल मनी मीन्स व्हाट? मॉर्गेज। कोई गिरवी रख देता है, कोई भी गोल्ड या समथिंग कुछ RBI को गिरवी देगा, आप बोलेगा कि मुझे कुछ दिनों के लिए आप लोन दे दो। जिस रेट पे लोन देता है दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। क्या बोलते हैं? रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है?
समटाइम्स द आरबीआई हैज ऑल्सो टेक द लोन फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स, मतलब आरबीआई को भी कभी कभी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ता है, या जैसे हम लोग जो है कॉमर्शियल बैंक में मनी डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जो मनी डिपॉजिट करता है उसको भी इंटरेस्ट मिलता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट, द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स डिपॉजिट द मनी टू द आरबीआई, दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। तो अगर हायर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अगर दोनों को इंक्रीज करता है, इन दिस सिचुएशन क्या होगा? इन दिस सिचुएशन द कॉमर्शियल बैंक हैव लेस मनी, दे हैव लेस मनी टू क्रेडिट इन द पब्लिक, क्रेडिट इन द पीपल ऑफ कंट्री, एंड कंट्री के पास कम लोन देगा तो परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम होगा, और इससे क्या हो जाएगा? फिर इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी कैन ओनली बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू डिमांड पुल फैक्टर। इस तरह के सिर्फ डिमांड फुल फैक्टर है उसके लिए ही ये कंट्रोलिंग ठीक है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर डिमांड फुल फैक्टर, कॉस्ट पुश के लिए नहीं है। सेकेंड, फिजिकल पॉलिसी इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू टैकल एन इन्फ्लेशन सिचुएशन। द मेजर एंटी इन्फ्लेशन फिजिकल मेजर्स आर इन फॉलोइंग। देखो फिजिकल जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट लाता है, किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट लाता है। देखो रिडक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो मैं आपको ऑलरेडी पहले पढ़ा चुका हूँ। पब्लिक बोरोइंग, पब्लिक बोरोइंग मीन्स व्हाट? गवर्नमेंट जितना कम जो है लोन लेगा, जितना भी कम लोन लेगा, चाहे वो आईएमएफ से हो, अदर कंट्री से हो, जितना कम लोन लेगा उतना कम अपने कंट्री में एक्सपेंडिचर करेगा, खर्च करेगा। जितना कम खर्च करेगा उतना कम मनी सर्कुलेट होगा, और इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इन्हेंसिंग टैक्सेशन, टैक्स को इंक्रीज कर, जैसे बताया आपको कि अगर इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज करता है तो प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो आपको सिंपल सी बात डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सरप्लस बजट, बजट जो है डेफिसिट नहीं होना चाहिए। डेफिसिट बताया ना आपको कि मान लो इनकम हो रहा है 100 रुपया और खर्च कर रहा है गवर्नमेंट 150 रुपीज़, ये डेफिसिट है। लेकिन अगर मान लो इनकम हो रहा है 150 रुपीज़ और खर्च कर रहा है 100 रुपया, ये सरप्लस है। गवर्नमेंट को क्या है यहाँ पे 50 रुपया फ़ायदा है, सरप्लस है ये, और यहाँ पे क्या है 50 रुपीज़ माइनस में जा रहा है, मतलब क्या डेफिसिट है। तो अगर सरप्लस है इट मीन्स व्हाट कि लोगों से ज़्यादा ले रहा है कि गवर्नमेंट कम खर्च कर रहा है, इट मीन्स व्हाट कि मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम हो गया, रिड्यूस हो गया। पब्लिक हैव लेस अमाउंट ऑफ मनी, दे हैव लेस परचेजिंग पावर कैपेसिटी, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इंक्रीजिंग सेविंग्स, गवर्नमेंट सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जो सरप्लस है उसको सेविंग करेगा गवर्नमेंट, सेविंग कर इंक्रीज करेगा, एक्सपेंडिचर कम करेगा, तो इस सब से भी क्या करता है गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अदर मेजर्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर डिमांड बढ़ रहा है उसी रेट से अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपको इन्फ्लेशन नहीं होगा। आप जा सोचो कि हमारे कंट्री में बताया था कि 20 मिलियन टन व्हीट की डिमांड है और प्रोडक्शन अगर हम 25 मिलियन टन कर लिया, इट मीन्स व्हाट कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा कर लिया डिमांड से। तो अगर प्रोडक्शन आप ज़्यादा कर लेंगे डिमांड से तो सिंपल सी कॉन्सेप्ट है कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। तो वन ऑफ द फोरमोस्ट मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जिस रेट से अदर प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ा है उस रेट से ग्रेन्स का, अनाज का प्रोडक्ट प्राइस नहीं बढ़ा है, फिर भी हम लोग बोलते हैं महंगाई है। ये सच्चाई है। मतलब आप ये समझो कि पहले एक लेबर जितना अर्न करता था उससे सिर्फ 1 या 2 kg, 1 डे में जितना अर्न करता था उससे 1 या 2 kg ही वो ग्रेन्स खरीद सकता था, 1 kg ही ग्रेन्स खरीद सकता है। अभी आप जानते हो कि एक जो लेबर है वो कम से कम जो है वो 400 रुपीज़ 500 रुपीज़ पर डे कमाता है, कम से कम मिनिमम वेज। तो 400-500 में क्या है वो कम से कम जो है 10 kg जो है वो ग्रेन्स खरीद सकता है। सोचो ना, इससे क्या देख रहे हो आप कि जिस रेट से उसका एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, उसका सैलरी बढ़ा है, वेज बढ़ा है, उस रेट से जो है ग्रेन्स का प्राइस नहीं बढ़ा है। वाई? ड्यू टू मोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से।
वेज एंड प्राइस कंट्रोल, वेज एंड प्राइस कंट्रोल हेल्प इन कंट्रोलिंग वेजेस एज द प्राइस इंक्रीज। तो ये सब मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम कैसे कंट्रोल करते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है। एक है डिफ्लेशन। टाइम कितना हो गया? कभी टाइम है। ओके, डिफ्लेशन मीन्स व्हाट? द फॉल इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द जनरल लेवल। अब मान लो कि कोई प्रोडक्ट है जिसका 10 रुपीज़ जो है वो 2023 में प्राइस था, 2024 में इसका प्राइस जो है वो कितना हो गया, 15 रुपीज़ हो गया। तो हम बोलेंगे ये इन्फ्लेशन है। क्या है ये? इन्फ्लेशन है। नो प्रॉब्लम, ये इन्फ्लेशन है क्योंकि प्राइस में इंक्रीमेंट हो गया। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस था 10 रुपीज़, लेकिन अभी जो इसका प्राइस हो गया है 8 रुपीज़। हेलो हेलो नेहा। अच्छा, लीव हो गई थी क्या अभी? ओके, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो गुड। तो मैं बता रहा था, देखो कि अगर 23 में 10 रुपीज़ अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस था, 24 में 15 हो गया है, तो हम बोलेंगे इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई बढ़ गई है, 5 रुपया बढ़ गया है। लेकिन जरा सोचो कि 23 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस 20 रुपीज़ था, सॉरी 10 रुपीज़ था, 24 में 8 हो गया है। द फॉल इन द प्राइस फ्रॉम द जनरल लेवल, दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिफ्लेशन। व्हाट? डिफ्लेशन। ओके, प्राइस में फॉल इन होगा, प्राइस में डिक्रीमेंट होगा, डिफ्लेशन। प्राइस में इंक्रीमेंट होगा, इन्फ्लेशन। तो द एसेंशियल फीचर ऑफ डिफ्लेशन इज फॉलिंग प्राइसेस, रिड्यूस्ड मनी सप्लाई एंड द एम्प्लॉयमेंट। Though falling prices are desirable at the time of inflation, such a fall should not lead to the fall in the level of production and employment. But if prices fall from the level of full employment, both income and employment will be adversely affected. It means what? ये मत सोचो कि डिफ्लेशन जो है हमारे लिए अच्छा है। जी नहीं, हमारे कंट्री के लिए बुरा हो सकता है। मैंने आपको बताया था पहला लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में, इन्फ्लेशन is directly proportional to the employment for this short period of time। तो कम टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन्फ्लेशन हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पूरा डायग्राम बताया था कि कैसे किस तरह से होता है। तो ये याद रखना कि इन्फ्लेशन, स्लो इन्फ्लेशन, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रीपिंग, क्राउलिंग, स्लो, दैट इज बेस्ट फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। और इस क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, सो दैट इज गुड। लेकिन डिफ्लेशन में क्या होता है? एडवर्सली इंपैक्ट हो जाएगा। अगर डिफ्लेशन होगा, जब सोचो आप, डिफ्लेशन होगा, सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, सप्लाई रुक जाएगी, प्रोडक्शन रुकेगा, प्रोडक्शन रुकेगा, बहुत सारे लोग को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। उसको क्या करेगा? कंपनी बाहर निकाल देगा। आपने देखा होगा कि अगर ये इन्फ्लेशन लॉन्ग टाइम तक रहता है, डिफ्लेशन, इफ डिफ्लेशन इज फॉर लॉन्ग पीरियड, अगर डिफ्लेशन लॉन्ग पीरियड तक होता है, देन मार्केट में क्या जाता है? डिप्रेशन आ जाता है, जिसे बोलते हैं मंदी, बहुत ही मंदी चल रहा है, ये याद रखना। तो डिफ्लेशन इज फॉर मोर, okay, deflation is for long period of time, then that leads to the depression and that is bad for the economic health of the country। किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही बैड है। हाँ, अगर इन्फ्लेशन बहुत ही फास्ट हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक डिफ्लेशन जरूरी है, लेकिन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम डिफ्लेशन लीड्स द डिप्रेशन और रिसेशन, दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। तो ये मत समझना कि डिफ्लेशन है जो अच्छा है, वो अच्छी बात नहीं है। चलिए, स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मीन्स व्हाट? स्टैगफ्लेशन इज अ, आप देखो अभी मैंने बताया था आपको सिंपल सी कॉन्सेप्ट, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट
नेट जा रहा है क्या? अब बस ओनली फॉर 10 मिनट्स और हो गया, थोड़ा सा ही है। ओके, इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन इज गोइंग ऑन। इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, नो डाउट, गोइंग ऑन, लेकिन एम्प्लॉयमेंट इज स्टेबल, स्टेशनरी। मतलब एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वैसे ही है लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन मीन्स व्हाट? इन्फ्लेशन विदाउट द इंक्रीमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, दैट इज कॉल्ड स्टैगफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो हो रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, सो दिस इज बैड फॉर द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री। सो स्टैगफ्लेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टैगनेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है लेकिन इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्टैगफ्लेशन। नाउ डिसइन्फ्लेशन, आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं 2020 में प्राइस था 20 रुपीज, 21 में प्राइस हो गया इसका 25 रुपीज, 22 में इसका प्राइस हो गया 30 रुपीज, 2023 में इसका प्राइस हो गया 34 रुपीज। अब देखो, आप क्या देख रहे हो कि इन्फ्लेशन हो रहा है, नो प्रॉब्लम, मतलब एवरी ईयर फ्रॉम द बेस ईयर प्राइस इज इंक्रीजेज 5 रुपीज, 5 रुपीज, 4 रुपीज, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मीन्स व्हाट? दिस इज द इन्फ्लेशन। प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ मीन्स इन्फ्लेशन है। लेकिन जरा सोचो कि द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। मीन्स इन्फ्लेशन तो है लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो रहा है। आपको रेट निकालो, अगर हम रेट निकालते हैं तो 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 20 मीन्स कितना? 25% जो है वो 20 से लेकर के 21 तक इंक्रीज हुआ। चलो इसका हम रेट निकालते हैं, 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 25 मीन्स 20%। आप देखते हो कि फ्रॉम 2020 टू 2021 जो रेट ऑफ इंक्रीमेंट है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन है 25% था, लेकिन 21 से 22 के बीच में रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम हो गया, 20% हो गया। अब इसके आगे और निकालोगे तो आप देखो 4 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 30, ये हो जाएगा आपको 13%, 13 पॉइंट समथिंग परसेंट। आप क्या देख रहे हो कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज, इन्फ्लेशन है बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। अगर प्राइस कम होगा डिफ्लेशन, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज होगा, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन। तो ये बहुत लोग में कंफ्यूजन होता है कि क्या है, तो डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन बोथ आर डिफरेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इंडिया कैलकुलेट्स द इन्फ्लेशन, बता दिया WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस commenced in India for the week of January 10 1942। आप देख सकते हो कि 10 जनवरी 1942 को फर्स्ट टाइम जो है वो इंडिया में WPI आया था, मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए यूज किया था। द बेस ईयर ऑफ द WPI इज रिवाइज पीरियडिकली, द करेंट WPI बेस ईयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना मत, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अभी भी बेस ईयर हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन का चल रहा है 11 एंड 12 ही है, 11 एंड 12 ही है, दिस इज द बेस ईयर, इसको भूलना मत। अभी चल रहा है 24 बट बेस ईयर क्या है? 11 12 ही है। तो हमारे कंट्री में क्या है? 697 ऐसे कमोडिटीज है, गुड्स है, जिसपे WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स से मेजर करते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज यूज फॉर वीकली, नॉर्मली क्या है ये वीकली होता है, कभी कभी जो इसको मंथली भी यूज करते हैं, लेकिन नॉर्मली वीकली होता है। नॉर्मली WPI इज यूज फॉर ओनली द गुड्स, ये सिर्फ गुड्स के लिए करते हैं, सर्विसेज के लिए प्रयोग नहीं करते हैं।
नॉट फॉर द सर्विसेज, ओनली फॉर द गुड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको बेस ईयर 11-12, इट इज यूज फॉर द गुड्स ओनली, नॉट फॉर सर्विसेज, एंड द नेक्स्ट इट इज वीकली और मंथली बोथ। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कंज्यूमर इंडिया हैज बीन मेजरिंग इन्फ्लेशन एट द कंज्यूमर प्राइस ऑल्सो बिसाइड्स एट द होलसेल प्राइस। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इज द बेस्ट ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा इंडेक्स बेस्ट होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इज द बेस्ट instrument to measure the inflation of the country because it is on the basis of the consumer level. But in place of the single consumer price index, India measuring with 4 different set of CPI due to the socio-economic differentiation found among the consumers. Basically CPI जो है CPI IW इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए है, सबके लिए अलग अलग है, ये आप देख सकते हो, एक बार आप रीड कर लेना। CPI is the best measurement. CPI is monthly and it is used for the goods and services both. ये goods and services दोनों को लिए प्रयोग करते हैं। ओके, इतना क्लियर। अब हम बात करते हैं बिजनेस साइकिल। वैसे मैं बता दिया था साइकिल के बारे में। कभी बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलता है, तरक्की होता है, इट मीन्स व्हाट कि हर चीज़ का क्लाइमेक्स होता है, एवरीथिंग्स का क्लाइमेक्स है। अगर क्लाइमेक्स पे ये बढ़ रहा है, हम बोलते हैं कि ये बिजनेस बूम कर रहा है। ओके, नो डाउट, क्लाइमेक्स पे बूम हो गया। अब हम ये जब बिजनेस जो है हाई लेवल पे फिर डाउनफॉल होता है, डाउनफॉल होता है, बोलते हैं रिसेशन में चल रहा है। क्या? रिसेशन में चल रहा है। सबसे ज़्यादा डाउनफॉल जहाँ होता है इसे हम बोलते हैं डिप्रेशन। तो ये याद रखो, यही टर्म है और कुछ नहीं है। इस ग्राफ से आप पूरा समझ जाएंगे कि बिजनेस साइकिल फिर से डिप्रेशन से क्या होगा, बूम होगा। ये साइकिल बिजनेस में चलता रहता है, ये साइकिल बिजनेस में चलता रहता है। तो वही है, द इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विल हैव इट्स पीरियोडिक अप्स एंड डाउन्स। द स्टडी ऑफ दीज अप्स एंड डाउन इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल और इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन। तो यही है, अप्स एंड डाउन चलता रहता है। Meaning of business cycle. A business cycle refers to oscillation in aggregate economic activity, particularly in the employment output income. जो मैं आपको ग्राफ बताया हूँ वही है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, वही है। इसके ही अलग अलग नाम है, देख सकते हो। बूम। The 4 different phases of the business cycle are referred to as boom. देखते हो, यही है ओसिलेशन। ये ग्राफ आप देख सकते हो। ये टॉप पे हम बोलेंगे बूम, डाउनफॉल यहां से यहां तक डाउनफॉल होता है, बोलते हैं रिसेशन। सबसे नीचे आप देख सकते हो, बोलते हैं डिप्रेशन। अब ये ऊपर से रिकवरी, ये रिकवर हो रहा है, फिर बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम। देखते हो ये साइकिल चल रहा है, ये किसी भी कंट्री का ऐसे ही चलता है। अब फ्रॉम हियर टू हियर जो ये देखते हो, यही है साइकिल ओसिलेशन। ये 1 ओसिलेशन, ये 2nd ओसिलेशन। ये ऐसे ही बिजनेस में भी ये ग्राफ चलता रहता है, ग्राफ चलता रहता है। सिर्फ ये ग्राफ से आप समझ सकते हो कि डाउनफॉल होगा, रिसेशन, फिर यहाँ से सबसे नीचे पॉइंट डिप्रेशन, फिर से ऊपर उठेगा रिकवरी, क्लाइमेक्स पॉइंट बूम, फिर से क्या होगा, रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, फिर बूम। ये साइकिल में चलता रहता है, चलता रहता है। उसी को बोलते हैं बिजनेस साइकिल। आई होप समझ में आ गया होगा, राइट? जो मैं आपको बताया हूँ वही दिया है, कुछ और नहीं है। एक बार इसको आपको रीड कर लेना है, मैं आपको पीडीएफ से सेंड कर दूंगा। ओके, और इस तरह से हमारा जो है ये टॉपिक फिनिश हो गया है। ठीक है नेहा? ओके, ठीक है, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा।